हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसडीएम निधि मैम की, जिनकी की रैंक यूपी पीसीएस में 15 थी। उनकी कॉपी को हम देख रहे हैं और इससे पहले और ये उनकी जो है जीएस 2 की कॉपी है, ठीक है। और इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन देख लिए हैं इस कॉपी के 3 वीडियोस के माध्यम से। और उससे पहले भी हमने एक दूसरी कॉपी कराई थी जीएस 1 की। तो सारे टॉपर्स की कॉपी के माध्यम से हम अभी कर रहे हैं जीएस 1 से लेकर के 4 तक के टॉपर्स की आंसर राइटिंग। और उसके बाद हम जीएस 5 6 भी करेंगे। और फिर जब सारी कॉपीज टॉपर्स की हो जाएंगी उसके बाद मैं अलग से मतलब आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आंसर हैं, सब टॉपर्स के आंसर हैं। और उसके अलावा हम लोग बाकी प्रैक्टिस भी करेंगे, नोट्स वगैरह भी दिए जाएंगे मेंस के, ठीक है। और इन सब की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आज के जो हमारे 5 क्वेश्चन हैं उसमें हमारा जो 16वां क्वेश्चन है वो है नागरिक समाज क्या है, समाज में इनकी क्या भूमिका है। सिर्फ इतना क्वेश्चन है और आपको लिखना है ये 200 शब्दों में, यानी कि 12 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं कि एसडीएम निधि मैम ने इसको क्या लिखा है, ठीक है। तो इनका जो इंट्रो है इस पर वो ये नागरिक समाज के बारे में है कि नागरिक समाज क्या होता है। आपको पता ही है कि जो आपका कीवर्ड होता है, थीम वर्ड होता है, उसकी परिभाषा ही आपको इंट्रो में लिखनी होती है, ठीक है। तो नागरिक समाज ऐसे अनौपचारिक संगठन हैं जो बिना किसी आर्थिक लाभ के उद्देश्य से परिचालित होते हैं तथा सामाजिक विकास के लक्ष्य को अपनाते हैं। अब नागरिक समाज क्या है ना, घूम फिर के ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो अब आप लोग अपने लिए क्या कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि आपको इन मॉडल आंसर से, खासकर टॉपर्स के आंसर से कैसे फ़ायदा उठाना है। तो आपने जो अपनी कॉपी बना रखी है उसमें इन टाइप की चीज़ों को लिखते रहिए कि नागरिक समाज अगर आएगा तो आप ये लिख देंगे। तो मुझे लगता है ये परिभाषा बहुत ही अच्छी, आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, ठीक है, कि नागरिक समाज ऐसे अनौपचारिक संगठन हैं जो बिना किसी आर्थिक लाभ के उद्देश्य से परिचालित होते हैं तथा सामाजिक विकास के लक्ष्य को अपनाते हैं। ये जो एग्जामिनर ने इनकी कॉपी चेक करी होगी, ये रिमार्क भी आप लोग लिख सकते हैं कि व्यावसायिक संगठन के इतर जो है स्वेच्छा तथा सामाजिक कल्याण की भावना से जन सेवा हेतु ये कार्य करते हैं। तो ये लाइन भी लिख सकते हैं, ये अच्छी हिंदी में लिखा गया है। अब नागरिक समाज के बारे में इन्होंने डायग्राम बने दिए। ये सब डायग्राम वगैरह जो हैं वो सब चीज़ें बार बार होती हैं, मतलब अच्छे होते हैं, इस पर नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो नागरिक समाज का मतलब है गैर राजनीतिक होते हैं, ये गैर सांप्रदायिक होते हैं, गैर मतलब समाज सेवा से प्रेरित होते हैं। आर्थिक लाभ का उद्देश्य, इनका जो उद्देश्य है वो आर्थिक लाभ का नहीं होता है। ये उन्होंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है तो इसीलिए गोल किया गया है, उद्देश्य आर्थिक लाभ का नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। तो ये इन्होंने डायग्राम बना दिया। अगला है, अब समाज में इनकी भूमिका लिखनी है, ठीक है। पहला पॉइंट है, नागरिक समाज समाज सेवी तथा नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण उपकरण है। ये संगठन सुशासन की प्राप्ति में सहायक है, ठीक है। हालांकि किस प्रकार सहायक है ये भी इनको दिखाना चाहिए। और यहाँ पे आप इन्होंने मतलब नहीं लिखा है, आपको लिखना चाहिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहिए, किसी एक नागरिक समाज का एग्जाम्पल दें और उसने कैसे समाज को बदला सुशासन के स्तर पर, वो बताना चाहिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट है, वर्ग अंतराल कम करना। नागरिक समाज की मुख्य धारा से दूर वर्गों को सामाजिक सरकारी पहलों तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं जो आर्थिक व सामाजिक अंतराल को कम करने में सहायक होते हैं। फिर अगला है, अधिकारों के प्रति सचेत। नागरिक समाज जो है वो समाज को नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता, शोषण से मुक्ति, शासन में नागरिक सहभागिता में वृद्धि होती है। वही बात इन्होंने लिखी, देखो एग्जामिनर ने कुछ उदाहरण देकर आप इसे प्रभावी बनाइए। फिर अगला है, बेहतर संपर्क स्थापित करना। तो कोविड-19 के दौर में समाज के दूर दराज क्षेत्रों में भी संपर्क स्थापित करने में सहायक हुए थे। खाद्य की पहुंच, स्वच्छता जानकारी प्रसारित करना, ठीक है। अन्य योजनाओं में जनधन योजना, बैंकिंग समावेशन आदि वर्गों को जोड़ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शासन को नीति निर्माण में वास्तविक मूलभूत समस्याओं से अवगत कराना। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण में सहायक है। शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक है। आरटीआई व सिटीजन चार्टर के बारे में नागरिकों को जागरूक करना है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये लिख दिया है क्या, इंट्रो अपना, कि समग्रता से कह सकते हैं या समग्रता कह सकते हैं कि नागरिक समाज के बहुआयामी विकास में सहायक है तथा सरकार व नागरिकों के मध्य संपर्क, समन्वय व नीति निर्माण का सहायक माध्यम है, ठीक है। अब ये इन्होंने एग्जामिनर ने जोड़ दिया है, आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। मैंने इसको बड़ा कर दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आप लोग इसको मतलब मैंने ये कॉपी ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी, वहाँ से जो लोग डाउनलोड नहीं किया करके देख सकते हैं और इसको आप रख सकते हैं। यहाँ से आप ऐसे ही सम बना करके आ सकते हैं। नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की भूमिका, अब ये सारी पॉइंट्स जो हैं ये लिखे हुए हैं, इन सबको आप लोग क्या करें, अपने कॉपी में ऐसे ही बना लें और जब एग्ज़ाम में सवाल आए इस पर तो आप लोग इसको ज़रूर बनाएं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है
वो है कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के समक्ष विद्यमान समस्याओं का उल्लेख करना है, इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के समक्ष यानी पब्लिक जो हेल्थ सिस्टम है उस पर हमें उसमें विद्यमान समस्याएं लिखनी है और उसको कैसे दूर किया जा सकता बताना है। ठीक है, अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का इंट्रो वगैरह क्या होता है, आप किसी भी मतलब ऑथेंटिक संस्था का कोई डेटा वगैरह है या उसकी कहीं कोई बात है उसको आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके द्वारा भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में संरचनात्मक स्तर पर कमियों को उजागर किया गया है, जो अवसंरचना की खराब स्थिति के संदर्भ में आंकड़े प्रस्तुत करती है। हालिया कोविड-19 के दौर में भी स्वास्थ्य प्रणाली की कमियां खुलकर सामने आई थी। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे ये 2022 में इन्होंने आंसर लिखा था, तो आप लोग अब कोविड-19 वाला डेटा मत यूज करिएगा, थोड़ा पुराना होगा डेटा, जितना लेटेस्ट कोई रिपोर्ट हो उससे संदर्भित ही लिखिएगा। ठीक है, अब आवश्यक है कि विद्यमान समस्याओं का विश्लेषण किया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ विद्यमान समस्याएं बताई गई हैं कि स्वास्थ्य विकास पर खर्च का निम्न स्तर, स्वास्थ्य पर खर्च भारत में कम होता है, आपको पता ही है। भारत में सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर किया जाने वाला खर्च GDP के 2% से भी कम है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने 2025 तक 2.5% यानी कि 2.5% GDP का खर्च रखने को मानक बताया है। ठीक है, अगला है स्वास्थ्य जागरूकता का अभाव है भारत में। भोजन में पोषक तत्वों का महत्व, स्वच्छता के महत्व के संदर्भ में अभी तक गैर जिम्मेदार नजरिया ही रहता है लोगों का। खाद्य सुरक्षा भी है, गरीबी बेरोजगारी के कारण पर्याप्त भोजन नहीं। आप लोग इसको क्या करिए ना, जैसे पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर की कमियां गिनानी, तो इनको आप लोग पॉइंट नोट डाउन, जैसे ये कॉपी आप कहाँ तक बार बार पूरी पढ़ेंगे, इनसे पॉइंट्स निकाल करके बुलेट पॉइंट में, मतलब छोटे छोटे पॉइंट में अपने आंसर, मतलब एक पन्ने में दो प्रश्नों के आंसर आपके पास होने चाहिए। थॉट नोट्स इसी को कहते हैं। ठीक है, खाद्य सुरक्षा, गरीबी बेरोजगारी के कारण पर्याप्त भोजन नहीं। ठीक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती, बीमारियों से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। फिर नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यधिक महंगा होना। स्वास्थ्य सेवा के अधिक मूल्यों के कारण निम्न वर्ग के लिए वहनीयता का अभाव भी होता है। चिकित्सकों व सहायकों की भारी कमी, तो ये आपको पता ही है कमी है। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा में लूप होल्स हैं, तो हेल्थ जो बीमा होता है उसमें भी कितने सारे लूप होल्स हैं आपको पता ही होगा। तो आयुष्मान भारत के तहत पंजीकृत प्राइवेट अस्पतालों द्वारा बीमा राशि प्राप्त करने हेतु दस्तावेजों में फर्जी कार्य चलता है, कार्ड धारकों को धोखे में रखते हुए, साथ ही बीमा कंपनियों द्वारा बीमा देने के प्रावधानों में परिवर्तन। तो ये सब आपको पता ही है, लूप होल प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें कितनी मतलब हमारे पास कार्ड होता है, प्राइवेट जगह पर लेके जाएंगे तो लोग मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, सही बात नहीं बताएंगे, तो मतलब प्रैक्टिकली ये सारी बातें अलग तरीके से काम करती हैं। अब इसमें अगला पॉइंट है कि स्वास्थ्य अवसंरचना, जैसे पर्याप्त बेड, वेंटिलेटर, आवश्यक उपकरण, दवाओं का अभाव होता है। तो ये सब पता ही, हॉस्पिटल जो प्राइवेट पब्लिक वाले होते हैं उसमें क्या हालत है। अब समस्याओं के निराकरण है तो उपाय इन्होंने क्या सुझाए कि बेहतर केंद्र राज्य समन्वय हो। हालांकि राज्य सूची के अंतर्गत स्वास्थ्य शामिल है, परंतु राज्य को केंद्र के सुधारात्मक पहलों में सहयोग, ठीक है, नियामकाय वातावरण, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के संचालन से एकीकृत समन्वित रणनीति बनानी चाहिए। ठीक है, पर्याप्त खर्च होना चाहिए, अवसंरचनात्मक सुधार व अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, बीमा कंपनियों के प्रावधान में स्पष्टता हो व बीमा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा दिया जाए। स्वास्थ्य जागरूकता NGO, सिविल सोसाइटी आदि के द्वारा बढ़ाई जाए। जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा दिया जाए, वहनीय मूल्यों पर उपलब्धता हो। ठीक है, योजनाओं की पर्याप्त निगरानी हो, लूप होल्स दूर करने हैं, तकनीकी उपाय किए जाएं। अब इन्होंने कंक्लूजन कर दिया इन्हों पे कि स्वास्थ्य जनांकिकी लाभांश प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, अतः स्वास्थ्य प्रणाली के विकास पर प्रयास अत्यंतिक प्रासंगिक व अपरिहार्य है। ठीक है, तो ये इनका आंसर हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन, ये सारे सिटीजन चार्टर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको पता ही है कि सोशल जस्टिस से वाले क्वेश्चन हैं। इसमें सिटीजन चार्टर से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालना। तो सिटीजन चार्टर नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित कर किसी भी संगठन के पारदर्शी, जवाबदेह व नागरिक केंद्रित बनाने का माध्यम है। वर्ष 1997 से भारत में प्रारंभ है, तो ये बात भी आपको लिख देनी है यहाँ पे। ठीक है, अब सिटीजन चार्टर में मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, तो सेवा प्रदायगी मानक होता, लक्षित समूह, समयबद्धता, प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली। आप सिटीजन चार्टर बना करके इन्होंने 4 पॉइंट निकाले डायग्राम के माध्यम से कि प्रभावी व दक्ष शासन, सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता, नागरिक सहभागिता और पारदर्शी निष्पक्षता। तो ये 4 पॉइंट इन्होंने मतलब फ्लो चार्ट या डायग्राम के माध्यम से बता दिया। अब इसका महत्व क्या होता है, संगठन की आंतरिक दक्षता में संवर्धन हेतु प्रभावी बनाना, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में सहायक, जैसे एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, जितना एग्जाम्पल एग्जाम में है आप दे पाएंगे उतना ही आपके नंबर बढ़ेंगे। सुशासन की स्थापना, जन विश्वास को बढ़ावा, नागरिक सहभागिता द्वारा भ्रष्टाचार को कम करना, जवाबदेही सुनिश्चित, कार्य
अतः कार्य निष्पादन में विवेकाधिकारों का नैतिक ढंग से उपयोग। तो ये आपको पता ही है कि मतलब इसमें इन सब टाइप के, जैसे सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस, इन सब में आपको एग्जाम पे क्या ओवरऑल जीएस के और जो यूपी के 2 पेपर हैं सब में आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल जितना अच्छा है तो आप हर एक पॉइंट से 2-2 3-3 एग्जाम्पल नोट डाउन करके रखिए अपनी कॉपी में। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, उसमें मैंने आपको केस स्टडीज़ के माध्यम से अलग अलग उदाहरण देने शुरू कर दिए। मैंने आपको 4-5 ऑलरेडी दे दिया, उनसे आप नोट्स बनाते रहें। एग्ज़ाम तक आपके पास 100 के आसपास हो जाएंगे एग्जाम्पल। तो उसको आप कहीं भी किसी भी टॉपिक पे वो होंगे तो आप उसको लिख सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट आपको नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो डेली आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ एक केस स्टडी के माध्यम से एग्जाम्पल दे दिए जाएँ हर एक मुद्दे पे अलग अलग। ठीक है, तो आपको मिलने शुरू हो गए हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो संबंधित मुद्दे इससे क्या हो सकते हैं, कार्य संस्कृति। तो अभिजात्यवादी मानसिकता जैसे आपको बताना है का व्यापक प्रभाव है। अभिजातवादी आपको पता है जिसको एलीट क्लब कहते हैं। नवीन परिवर्तनों के प्रति अनिच्छुक लोग, संवेदना के मूल्यों का अभाव, ये सारी मतलब संबंधित मुद्दे हैं। जागरूकता की कमी क्या है, जागरूकता की कमी है। नागरिकों को सिटीजन चार्टर क्या है, क्या प्रावधान है इसके, उसके क्या अधिकार हैं, आज भी अधिकांश जनसंख्या को इसकी जानकारी ही नहीं है। तो ये सब हमें बताना है। ठीक है, अगला है सिटीजन चार्टर के निर्माण में विकेंद्रीकरण का अभाव है। तो निचले स्तर पे जो लोग हैं आपको पता है उनको इसकी बहुत कम जानकारी है। ठीक है, मूल शाखा के ढांचे पर भी स्थानीय शाखाओं में भी स्थानीय आवश्यकताओं का अभाव है। ठीक है, भाषा अत्यंत कठिन होती है, जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट है आपको पता ही है स्पष्ट नहीं होती है। हिंदी ही आप लोग नहीं मतलब समझ पाएंगे इसमें क्या कहा गया है। अपडेशन की समस्या है, अधिकारी संपर्क माध्यम आदि जानकारी में परिवर्तन नहीं। तो उपयुक्त समस्याओं के निराकरण है तो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट को लागू कर, सेकंड एआरसी में इस पर बात करी गई है। रिपोर्ट को लागू कर, अब आप क्या लिखेंगे अपने नोट्स में कि सिटीजन चार्टर जब भी आएगा तो आपको सेकंड एआरसी का जिक्र करना है। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर की प्रभाविता में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, पद सोपानिक संस्कृति के स्थान पर समूह भावना को बढ़ावा दिया जाए। तो पद सोपानिक आपको पता है जो हायरार्की सिस्टम है, ऊपर से नीचे तक, सीनियर से जूनियर तक वाली, उसकी जगह पे समूह भावना को बढ़ावा दिया जाए, सबको बराबर एक समूह में बांटा जाए। ठीक है, सिविल सोसाइटी का पर्याप्त भागीदारी, जागरूकता आदि को बढ़ावा दिया जाए। नागरिक चार्टर से संबंधित कार्य निष्पादन का सिविल सेवा पुरस्कारों के आधार पर शामिल किया जाए। ठीक है, निष्कर्ष में सर्वोत्तम मॉडल पर चर्चा आपको करनी है। तो निष्कर्ष में आपको किसी मॉडल का एग्जाम्पल देना कहीं पे अगर हो रहा है इंडिया में, तो बहुत सारे सिटीजन चार्टर वगैरह चल रहे हैं, तो आपको एक आध एग्जाम्पल निष्कर्ष में लिखना है। तो यहाँ पे निष्कर्ष इन्होंने मतलब गैप कर दिया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, भारत के पड़ोस में, ये हमारा आईआर का क्वेश्चन है। भारत के पड़ोस में चीन के बढ़ते प्रभाव ने भारत के लिए पड़ोस प्रथम नीति के अधिक कार्यान्वयन को आवश्यक बना दिया, चर्चा करनी। तो जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी है भारत की, उस पर आपको चर्चा करना है। चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण उसको और भी ज़्यादा प्रभावी बना दिया है, उस पर आपको चर्चा करना है। तो ये हमारी इंट्रो में इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन लिखी है कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं परंतु पड़ोसी नहीं। तो ये बहुत ही आइकॉनिक लाइन थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं पड़ोसी नहीं। तो उससे इन्होंने शुरुआत करी, अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा कहा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह कथन भारत की पड़ोस प्रथम नीति को आधार प्रदान करता है। तो जब भी अब आपको नेबर फर्स्ट पॉलिसी पे आए तो आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस लाइन को कोट कर सकते हैं इंट्रो में। ठीक है, तो गुड इनको मिला है इसमें। भारत की विदेश नीति जो अपने पड़ोसियों को रणनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्राथमिकता पर केंद्रित है, वो है पड़ोस प्रथम नीति कहलाती है। ठीक है, अब पड़ोस प्रथम है तो आपको मैप जरूर मतलब बनाने हैं आईआर में। तो इन्होंने ये भारत का मैप बनाया, ये सब दिखा दिया, फिर भारत के पड़ोसी देशों को दिखा दिया कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्व एशियाई देश इधर के हैं, श्रीलंका, मालदीव, ऐसे आपको भी बनाना है, इससे नंबर मिलते हैं। फिर है चीन का पड़ोसी देशों में बढ़ता प्रभाव, वो भी आपको दिखाना है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान में आर्थिक सहायता वास्तव में ऋण जाल, टीड आपको पता है जो डेप्ट ट्रैप में फंसा रहा है, उससे संबंधित, जिसे नव उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जा रही है। ठीक है, मतलब चीन का जो हम्बनटोटा एयरपोर्ट वगैरह जो लिया गया है उसको आपको एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। श्रीलंका का चीन ने जो एक्वायर किया है। भूभाग पर कब्जा, भारत चीन भूटान के ट्राई जंक्शन पर कब्जा करने का प्रयास करा, डोकलाम विवाद इसी कारण हुआ था। महासागर क्षेत्र में बढ़ता आक्रामक प्रभाव चीन का एवं भारत को घेरने की उसकी जो नीति है, ठीक है, जिसको पर्ल ऑफ ये कहते हैं, हिंद महासागर जो बोलते हैं, पर्ल ऑफ इंडियन ओशन से उसने भारत को घेर रखा है। ठीक है, उसको भी आप जिक्र कर सकते हैं। के तहत पड़ोसी देशों के भूभाग का रणनीतिक उपयोग, तो जैसे स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति और BRI प्रोजेक्ट जो चीन का है, इसको एग्जाम्पल में दे सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे मैप बनाएंगे, तो CPEC चीन गुजार रहा है इधर से भी और इधर से भी। चटगांव कोको हम्बनटोटा से जोड़ रहा है डायरेक्ट, मालदीव से नड्डा बना रहा है, ग्वादर पे यहाँ पे बना रहा है। तो ये इसको आपको मैप पे ऐसे ही दिखा देना है। म्यांमार, चीन, पाक में व्यापक कनेक्टिविटी है, इसको भी आपको दिखाना है।
अगला पॉइंट हमारा है कि हालिया श्रीलंका में आर्थिक राजनीतिक संकट के पीछे कहीं ना कहीं चीनी ऋणजाल का प्रभाव है, जिससे भारत को विभिन्न आर्थिक रणनीतिक खतरे उभरे हैं भारत के सामने। ठीक है, भारत द्वारा अपेक्षित प्रयास क्या क्या किए जाने, पड़ोसी से विश्वसनीय संपन्न संबंध आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है गुजराल सिद्धांत, गुजराल डॉक्ट्रिन आपको पता ही होगा। ठीक है, इस पे हमने ऊपर जो पहले शुरुआत में क्वेश्चन देखे तो गुजराल डॉक्ट्रिन पे एक ही क्वेश्चन भी आया था, उसको हमने देखा था। तो गुजराल सिद्धांत के अनुसार पड़ोसी से बेहतर विश्वसनीय संबंध की बात इसमें करी गई है। बेहतर संपर्क व अवसंरचना निर्माण, जनसंपर्क को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगला है परियोजनाओं में तीव्रता, BBIN प्रोजेक्ट जैसे चाहबार प्रोजेक्ट में देरी, पड़ोसी देशों के साझेदारी है तो आकर्षित करना। ठीक है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करना। अब अतः इन्होंने लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया है कि अतः भारत को पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संरचनात्मक व बहुआयामी रणनीतिक उपाय अपनाने होंगे, जिससे भारत व अन्य देशों के हित में भी समान रूप से जुड़ते हों। ठीक है, ये लास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि इनके पास समय कम पड़ गया तो उन्होंने जल्दी जल्दी में आंसर लिखे, तो उतने प्रभावी आंसर ये दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये इनकी टेस्ट सीरीज के आंसर हैं। मेन एग्ज़ाम में जाहिर सी बात है, ज़्यादा पढ़ के तब तक बहुत कुछ पढ़ लिया होगा तो आंसर अच्छे लिखे होंगे, तभी तो 15 रैंक का ही है। ठीक है, हालांकि इससे आपको बहुत सारा आइडिया मिल जा रहा है आंसर कैसे लिखने हैं। अब अगला हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि भारत में क्षेत्रवाद के प्रसार के कारणों पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, इसका इन्होंने परिभाषा लिखा कि क्षेत्रवाद से तात्पर्य, क्षेत्रवाद क्या होता है उसकी परिभाषा लिखी। क्षेत्रवाद से तात्पर्य किसी विशिष्ट क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक व प्रशासनिक हितों को राष्ट्र हित से सर्वोपरि मानने की मानसिकता से। तो कितनी शानदार परिभाषा इन्होंने लिखी कि क्षेत्रवाद का मतलब है किसी विशिष्ट क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक व प्रशासनिक हितों को, यहाँ पे सांस्कृतिक भी जोड़ सकते हैं, राष्ट्र हित से जब आप सर्वोपरि मानने लगें तो वो क्षेत्रवाद हो जाता है। वर्तमान में भारत में क्षेत्रवाद विभिन्न हिस्सों में देखा जा सकता है। अब इन्होंने क्षेत्रवाद को मैप पे दिखाया कि जम्मू कश्मीर स्वायत्त की मांग करी जा रही है, यहाँ पे बोडोलैंड पृथकता की बात हो रही, ग्रेटर नागालैंड की बात हो रही, मिथिलांचल की बात हो रही, रॉयल सीमा की बात हो रही। सारी क्षेत्रवाद वाले पॉइंट्स को मराठवाड़ा इधर दिखा दिया, मैप पे इन्होंने दिखा दिया। अब क्षेत्रवाद से खतरे क्या हैं? आंतरिक असुरक्षा है, नक्सलवाद आतंकवाद का गठजोड़ है, एकता और अखंडता को चुनौती है, अशांति, निवेश प्रभावित है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रश्न है। मैंने जो आपको इससे पहले जो SDM जिनकी 4th रैंक थी उनकी जब कॉपी कराई थी तो उसको आप देखिए, उसमें फ्लोचार्ट और डायग्राम का यूज बहुत हुआ है, इन्होंने थोड़ा कम किया है। तो जैसे ये वाले फ्लोचार्ट डायग्राम आपको इस टाइप का जब लिखना हुआ करे तो इसी टाइप से आप लिखा करिए। ठीक है, तो वो वाले वीडियो ज़रूर देखें, मैंने पूरी प्लेलिस्ट जो UPPSC मेन सीरीज की बना दी है उसमें वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी क्षेत्रवाद के प्रसार के कारण आपको लिखना है, ये इन्होंने बढ़िया बनाया। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? क्षेत्र की संस्कृति के लिए खतरा, आर्थिक विकास के संभावित खतरों के लिए रोजगार वगैरह, और वंचना की भावना है, ये मनोवैज्ञानिक कारण है। फिर आर्थिक कारण, असमान विकास, वर्ग विभाजन, क्षेत्रीय संसाधनों के शोषण आदि। ठीक है, उदाहरण भी आपको देना नॉर्थ ईस्ट वगैरह के। ठीक है, सामाजिक कारण भी हैं, सामाजिकरण, संकुचित विचारधारा, मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव, तो ये सामाजिकरण, सामाजिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक कारण दिखाए। राजनीतिक कारण भी है, वोट बैंक आधारित नीति भी आपको पता ही है, भड़काऊ भाषण नेताओं के। ठीक है, सांस्कृतिक एकीकरण का अभाव है। ठीक है, ये आपको लिखना है। प्रशासनिक कारण अगर देखें तो केंद्र राज्य समन्वय का अभाव है, केंद्रीय नीतियों में स्थानीय क्षेत्रगत आवश्यकताएं जो है उसको नज़रअंदाज किया गया है, उसमें आपको उदाहरण भी देने हैं। अब इन्होंने ये कर दिया इंट्रो यहाँ पे कि क्षेत्रवाद के कारणों पर पर्याप्त विश्लेषण कर उसे नियंत्रित करने के प्रयास वर्तमान समय की मांग है। क्षेत्रीय परिषदों, अंतर्राज्यीय परिषद का संरचनात्मक प्रयोग, क्षेत्रीय विकास पर समान नीतियाँ एवं सांस्कृतिक एकीकरण के प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अमृत महोत्सव आदि किए जाने चाहिए। तो ये इन्होंने साथ में वे फॉरवर्ड लिख के अपना इंट्रो खत्म कर दिया है। शायद समय कम पड़ा होगा तो थोड़ा सा छोटा आंसर कर दिया है। तो ये हमने कंप्लीट इनकी कॉपी 2nd देख ली। अब हम कॉपी 3rd देखेंगे, किसी दूसरे टॉपर की शानदार कॉपी। बाकी इनकी सारी कॉपियाँ और बाकी सारे टॉपर्स की कॉपियाँ उस पर डाल दी गई, कुछ कॉपियाँ आज अभी डाल दी जाएंगी। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करने जाकर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और दोस्तों एक बात और, आपको अगर एथिक्स की नोट्स नहीं है आपके पास, अभी तक पढ़ा नहीं है, तो आप लोग एथिक्स कंप्लीट नोट्स विद प्रॉपर मॉडल आंसर, विद प्रॉपर फ्लो चार्ट एंड डायग्राम आपको दे दी जाएगी फ्री में, क्योंकि आपको एक नंबर दिया गया है, 700765669697, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे लिखेंगे हेलो हाय एथिक्स नोट, आपको थोड़ी देर वेट करना है, मतलब आधा से 1 घंटा आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।